विपक्ष ने पूर्वोत्तर में बहुत कोशिश की, धुर विरोधी लेफ्ट और कांग्रेस साथ साथ भी आ गए, लेकिन सब मिलकर भी बीजेपी का विजय रथ रोक नहीं पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि विपक्ष के पास बीजेपी के ब्रह्मास्त्र यानी पीएम मोदी का कोई विकल्प या उनकी कोई काट नहीं है। इसीलिए पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में बीजेपी का जीतना कभी नामुमकिन हुआ करता था, लेकिन उसी नॉर्थ ईस्ट में मोदी मैजिक के दम पर अब बीजेपी कह रही है मोदी हैं तो मुमकिन है। विपक्ष का दावा यही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घट रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस हो, टीएमसी हो या फिर जेडीयू सभी ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की हार पक्की है। In 2024, the alliance government will come in center. Congress will lead. हम करेंगे, हम करेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो डरते नहीं है। ठीक से सोच करके चलिएगा। जो हम कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं। अगर मेरा चिरौआ को अगर मान लीजिएगा कहीं 100 के पीछे जाएंगे, जान लीजिए। तो आइए आज सब लोग मिलके 130 करोड़ भारत के लोग मिलके प्रण लें कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अभी बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मोदी रोको मोर्चा फुल एक्शन में है। विपक्ष की माने तो मोदी को 100 सीटों पर रोक देंगे। वहीं बीजेपी ने 350 प्लस का लक्ष्य रख दिया है। सवाल यही है कि विपक्ष के दावे में कितना दम है। अगर राज्यों के चुनावी नतीजों को देखें तो 2024 की रेस में नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों से बहुत आगे चल रहे हैं। इंडिया टुडे का मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज बताता है कि आज चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी की जीत पक्की है। सर्वे के मुताबिक एनडीए के खाते में 298 सीटें आएगी, यूपीए को 153 सीटें मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में 92 सीटें जाएगी। अगर यूपीए और अन्य की सीटों को जोड़ भी दिया जाए तो भी नरेंद्र मोदी का ही जादू चलेगा। अगर सर्वे सही साबित हुआ तो नरेंद्र मोदी 2024 में हैट्रिक लगाएंगे। बड़ी बात यह है कि पॉपुलैरिटी के हर पैमाने पर नरेंद्र मोदी विपक्ष पर भारी है। कुछ दिनों पहले ही सामने आए अमेरिकी सर्वे के नतीजे बताते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं, यानी पॉपुलैरिटी के मीटर पर नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। सर्वे में मोदी लोकप्रियता की कसौटी पर 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले पायदान पर खड़े हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 7वें नंबर पर हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 16वें नंबर पर हैं। यानी देश से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है। सर्वे में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। बीजेपी की माने तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। बहुत लोगों को लग सकता है कि ऐसा कैसे होगा, 2024 को लेकर बीजेपी की प्लानिंग क्या है? तो इसका जवाब है 2024 को लेकर बीजेपी के होमवर्क की डेटा शीट। बीजेपी ने लक्ष्य 350 की रणनीति पर एक्शन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनावों से 1.5 साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान कर ली है। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बावजूद 2024 के मुश्किल सीटों का टास्क 144 से बढ़ाकर 160 कर दिया। बीजेपी ने उसी तर्ज पर 2024 में 350 से ज्यादा सीटों को हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस तरह गुजरात में रखा था। बीजेपी का पूरा फोकस उन 160 मुश्किल सीटों पर है, जिसे जीतने के लिए 160 विस्तारकों को जमीन पर उतारा जा चुका है। बीजेपी की तैयारी को आप ऐसे समझ सकते हैं। पहले मुश्किल सीटों की संख्या 144 थी, जिसे बढ़ाकर 160 कर दी गई, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया है। नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से बीजेपी को बिहार में मुश्किल सीटों को 4 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी। ये 10 सीटें हैं नवादा,
वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझापुर, गया और पूर्णिया। इसी तरह महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद महाअघाड़ी में फूट पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीनों की एकता बनी हुई है। यही वजह है कि 10 नई सीटों को मुश्किल सीटों की लिस्ट में डाला गया है। अगर विपक्ष का मोदी रोको प्लान तैयार है, तो बीजेपी ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेरने की रणनीति को जमीन पर उतार दिया है। आज तक ब्यूरो। रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। अडानी ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी के 6 सदस्यों का नाम भी कोर्ट ने तय कर दिया है। इस कमेटी की अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस अभय मनोहर करेंगे। अडानी हिंडनबर्ग विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए विस्फोटक दावों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए 6 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए। कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस AM सप्रे करेंगे। OP भट्ट, जस्टिस KP देवदत्त, KP कामत कमेटी के सदस्य होंगे। N नीलेकणी, सोमशेखर सुंदरेशन भी कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेबी हिंडनबर्ग रिपोर्ट और मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है, इसलिए सेबी इस मामले में जांच जारी रखेगी और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने कहा है कि जो पिछला हमारा आदेश था 10 फरवरी का, उसमें हमारा कंसर्न था कि इन्वेस्टर्स का मनी आगे कैसे सुरक्षित रहे। तो कमेटी उस चीज़ पे जो सुझाव कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम किए उस पर पूरी इंक्वायरी करेगी, साथ ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट की भी करेगी। सेबी जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसके द्वारा कहा गया है और हमारा मैकेनिज्म मजबूत है, तो वो अपने लेवल पर कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और सेबी द्वारा वह रिपोर्ट अलग से कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। बाकी का जो कमेटी के लिए इश्यूज फ्रेम किए हैं, जो वर्तमान में और भविष्य को देखते हुए वह इश्यूज फ्रेम किए गए, उस पर कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लीगल एक्शंस पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कुछ तय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच की बात कही तो विपक्षी नेताओं को एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है। जैन साथियों, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार महाभ्रष्ट भी है, नाकारा भी है और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस जजमेंट का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए। सेबी और रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस तरह की चिंता पहले क्यों व्यक्त नहीं की? जिस तरह से बैंकों को लूटा जा रहा था, जिस तरह से LIC को लूटा जा रहा था, उस समय में सेबी क्या कर रही थी? उस समय में रिजर्व बैंक की व्यवस्था क्या कर रही थी? इस तरह से जनता का पैसा लूटा जा रहा था, इसकी जवाबदारी उसी के लिए ये संस्थाएं बनाई गई है। लेकिन प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से यह सब कुछ चल रहा था। मुझे तो सिर्फ सेबी से नहीं, प्रधानमंत्री से भी इस बात का जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछना चाहिए, ये मांग कांग्रेस कर रही है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अडानी ग्रुप और मोदी सरकार के खिलाफ बता रहा है, लेकिन खुद बिजनेस टाइकून गौतम अडानी इसे अलग तरीके से देखते हैं। गौतम अडानी ने खुद ट्वीट कर टॉप कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, अडानी ग्रुप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत करता है। ये समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप लाएगा, सत्य की जीत होगी। It is a validation. अब आपको बताते हैं कि आखिर अडानी और हिंडनबर्ग विवाद क्या है। अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट्स में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई और अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की फहरिस्त में दूसरे स्थान से गिरकर टॉप 30 से भी बाहर हो गए।
हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने हिंडन ग्रुप के आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट से जनता को गुमराह किया गया। उधर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गयीं। याचिकाकर्ताओं ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जांच के लिए 6 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया। ऐसे में आर्थिक संकट में घिरे गौतम अडानी को उम्मीद है कि सुप्रीम जांच से हिंडनबर्ग का दाग धुल सकता है। आज तक ब्यूरो। दिल के अरमा आंसू में बह गए। कुछ ऐसा ही हुआ फर्जीवाड़ा करके पुलिस सब इंस्पेक्टर बने मयूर तड़वी के साथ, जिसे अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उनकी 10 दिनों की रिमांड भी मंजूर कर ली है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि आखिर बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू पास किए मयूर तड़वी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लेने पुलिस एकेडमी पहुंच कैसे गया। अर्श से फर्श पर आने के क्या मायने होते हैं, इसे समझना हो तो मयूर तड़वी का हाल देखिए। अहमदाबाद पुलिस की रिमांड में फर्श पर बैठे ये वही मयूर तड़वी हैं जो 4 दिन पहले गुजरात की पुलिस एकेडमी में सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। कहाँ तो ये सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर रोब झाड़ने के सपने देख रहा था और यहाँ जेल की हवा खाने की नौबत आ गई। युवराज सिंह जडेजा के खुलासे के बाद फर्जी तरीके से ट्रेनी पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए मयूर तड़वी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने 10 मार्च तक के लिए उसकी रिमांड की मंजूरी भी दे दी है। 8 દિવસના એટલે કે 10 તારીખ સુધીના 10 તારીખે બપોરે 2 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ નામદાર કોર્ટે મંજૂર કરેલા છે। નામદાર કોર્ટે જે તપાસ એજન્સીની બેદરકારી, જે ખાસ કમિટી રચાય છે, ખાસ કરીને જે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન, જ્યારે નાનામાં નાની પરીક્ષા પટ્ટાવાળાની પરીક્ષા હોય છે, ક્લાર્કની પરીક્ષા હોય છે, છતાં બી ઓનલાઈન બધી ચકાસણી થતી હોય છે, જ્યારે આ કેસની અંદર ઓનલાઈન શું ચકાસણી કરવામાં આવી એ અંગે બી અમે રજૂઆત કરતા નામદાર કોર્ટે એને ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળી છે અને ત્યારબાદ જે તપાસ એજન્સીને બી સૂચન કરવામાં આવેલું છે કે આ અંગેની હવે પછી કોઈ આ રીતની ગેરરીતિ થવી ના જોઈએ સાહેબ। बता दें कि विधानसभा सत्र के बीच इस खुलासे से गुजरात की राजनीति भी गर्मा गई है। विधानसभा में विपक्ष ने चर्चा की मांग की और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी का इस्तीफा तक मांग लिया। सरकार ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया है। अब अहमदाबाद पुलिस ये पता लगाएगी कि आखिर मयूर तड़वी ने बिना लिखित परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू और बिना परीक्षा पास किए सीधे पीएसआई की ट्रेनिंग लेने कैसे पहुंच गया। आखिर मयूर तड़वी ने किसकी मदद से ये गजब का भ्रष्टाचार किया। किन लोगों ने मयूर तड़वी को पुलिस एकेडमी तक पहुंचने में मदद की। जब तक पुलिस ये पता लगाने में कामयाब नहीं होती, तब तक पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा कायम नहीं हो सकता। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर आम आदमी पार्टी के युवा नेता युवराज सिंह जडेजा तक इसकी जानकारी कैसे पहुंची। कहा जा रहा है कि कराई पुलिस एकेडमी भी इस फर्जी पीएसआई मामले की जांच करा रही है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मयूर तड़वी उस लड़के की जगह ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गया था जिसने परीक्षा तो पास की थी लेकिन प्रशिक्षण के लिए नहीं आया था। अब इस घोटाले में कहां किस किस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, पुलिस ये निष्पक्ष होकर पता लगाए, तभी उसकी विश्वसनीयता कायम हो पाएगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में नशे और रफ्तार का मिला जुला कहर देखने को मिला है। यहाँ सरखेज गांधीनगर हाईवे पर एक तेज रफ्तार BMW कार ने पैदल चल रहे एक दंपत्ति को टक्कर मारी। हादसे में बुरी तरह से घायल हुए पति पत्नी की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती हैं और वहीं BMW चालक फरार हो चुका है। हालांकि कार से कई अहम सबूत मिल गए हैं। अहमदाबाद में बेकाबू हुई BMW कार। सरखेज गांधीनगर हाईवे पर दंपति को मारी टक्कर। शराब के नशे में था BMW का ड्राइवर। अस्पताल में दाखिल पति पत्नी की हालत नाजुक। पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है BMW चालक।
चंद सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ने वाली BMW कार और उस पर नशे का खुमार, नतीजा हादसा ही होगा। इस BMW कार के जिस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं, दंपति को टक्कर मारने के बाद एक लग्जरी कार की ये जो हालत बन गई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना खतरनाक रहा होगा। कहा जा रहा है कि सरखेज गांधीनगर हाईवे पर दंपति को जब कार ने टक्कर मारी होगी तो इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा रही होगी। लेकिन हादसा कोई लापरवाही नहीं थी, एक जानबूझकर किया गया अपराध था, जिसके सबूत इसी कार में मिले। BMW के अंदर शराब की बोतलें और गिलास रखे थे। एक गिलास में आधी पी हुई शराब हादसे के बावजूद सलामत मिली। आशंका जताई जा रही है कि जब हादसा हुआ तो कार चालक नशे में रहा होगा, जो अपनी जान बचाने के लिए हादसे की जगह से भाग खड़ा हुआ। टूटी फूटी कार एक खेत में मिली। अहमदाबाद के साइंस सिटी रोड पर हिट एंड रन की वारदात हुई है। आप देख सकते हैं ये BMW कार जो है उसके ड्राइवर ने 2 लोगों को कल देर रात जो पैदल चल के जा रहे थे उनके को टक्कर मारी है। और टक्कर मारने के साथ किस तरीके से, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये एक्सीडेंट था, जो स्पीड है ये बताई जा रही है करीब 150 से लेके 180 के बीच में ये इस गाड़ी की स्पीड होगी। और उसी की वजह से जो टायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टायर है वो पूरी तरीके से बस्ट हो चुका है। ये BMW कार जो है फिलहाल उसका जो ड्राइवर है, उसका जो मालिक है वो वहाँ से फरार हो चुका है। पुलिस जो है वो उसे ढूंढ रही है और जो लोगों को ये एक्सीडेंट किया गया वो दोनों इस वक्त अस्पताल में काफी गंभीर हालात में है। मिली जानकारी के मुताबिक सिम्स अस्पताल से जाइडस अस्पताल के लिए ओवरब्रिज पर चलते समय तेज रफ्तार BMW कार ने पैदल जा रहे एक दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में घायल दंपति को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। हादसे की सूचना 16 पुलिस को दी गई। घायल शख्स का नाम अमित भाई देवकीनंदन बताया जा रहा है। જાયડસ તરફથી જે નવો બ્રિજ બનેલો છે રેલવે બ્રિજ, ત્યાંથી નીચે ઉતરતા BR પાર્ક આવેલ છે। ત્યાં એક BMW કાર ચાલક છે જેના નામ છે જેનું નંબર છે GJ1 KV 1008 એ એકદમ પૂર ઝડપે એ કાર જતી હતી અને અમિતભાઈ દેવકીનંદન નામના એક વ્યક્તિ છે એ અને એમના પત્ની ત્યાં BR પાર્ક પાસે જતા હતા તો એમને એક્સિડન્ટ કરેલ છે અને તેમને બંને પગમાં ગ્રીવિયસ ઇન્જરી થયેલ છે અને કારમાંથી અમારા જાણ્યા મુજબ ત્યાંથી કારમાંથી એક લિકરની એક બોટલ મળેલ છે અને એનો એક અલગથી કેસ છે સોલા પોલીસ સ્ટેશનમાં કરવામાં આવેલ છે। ડોક્યુમેન્ટ મળી આવે છે કારમાંથી, એમાંથી સત્યમ શર્મા નામના વ્યક્તિની પાસબુક મળી આવેલ છે અને જે કાર જે છે એ એમના ફાધર શ્રી કૃષ્ણ શર્મા નામ પર રજીસ્ટર છે। उधर घटना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जांच में कार मालिक के बारे में जो पता चला वो बेहद सनसनीखेज है। पुलिस के मुताबिक इस BMW कार के मालिक का नाम कृष्ण शर्मा है। कार से सत्यम शर्मा नाम के व्यक्ति के दस्तावेज मिले हैं जो कृष्ण शर्मा का बेटा है। कार में शराब की बोतलें मिली। सत्यम शर्मा के बारे में पता चला है कि उसे तेज रफ्तार कार चलाने का शौक है और उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस कार मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस के लिए ये पता लगाना बेहद जरूरी है कि आखिर हादसे के वक्त BMW कौन चला रहा था। ये जो गाड़ी है, गाड़ी के अंदर पुलिस को यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और जो कहते हैं कि नाश्ता की कुछ चीज़ें भी मिली है और ये भी बताया जा रहा है कि शराब की बोतल जो है वो भी पुलिस को बरामद की गई है। यानी पुलिस को आशंका है कि जो ड्राइवर है ये ड्राइवर शराब के नशे में था, जिसकी वजह से उसने 2 लोगों को टक्कर लगाई और इतनी ज़बरदस्त ये टक्कर थी जिसके बाद वो वहाँ से फरार हो गया। और ये जो गाड़ी है वो हादसे से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पुलिस ने लावारिस बरामद की है। फिलहाल पुलिस इसके जो ड्राइवर है उसे तलाश रही है, वो ड्राइवर कौन है और क्या वो शराब के नशे में था जिस वक्त उसने टक्कर लगाई। कैमरामैन प्रीतेश रावल के